माना कि एक अखबार हूँ मैं, क्या औकात है मेरी। माना कि एक अखबार हूँ मैं, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? स्वागत है अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका एजुकेटर अमर कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड की भर्ती का जो एग्ज़ाम है, वो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 10-15 दिन ही बचे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए ये 1000 क्वेश्चनों का ये मैं श्रृंखला लेकर आया हूँ। लगभग 1000 क्वेश्चन के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चन है ये। इसी के माध्यम से मैं आपकी तैयारी को बेहतर कराऊँगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? ताकि जो भी क्वेश्चन है ये, इसमें मैं आप लोगों का यूपी जीके, ठीक है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है? पॉलिटी, करंट से रिलेटेड जो भी है, स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस में है होमगार्ड के, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, ठीक है? वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे, और इससे जो है आप लोगों की तैयारी बहुत ही उच्च लेवल की हो जाएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में नाम है, ये कब पड़ा था? ये 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी नाते 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो इसके पहले उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो इसका नाम संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी की वर्तमान राजधानी क्या है? सबको पता है, वो यूपी की वर्तमान राजधानी लखनऊ है। देखिए, होमगार्ड में एज इतने ज़्यादा किया है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है। वो लोग कहते नहीं, एक जो मुख्य धारा है पढ़ाई की, उससे अलग होकर कहीं और लगे थे, लेकिन ये होमगार्ड का जब हुआ तो वो लोग भी पढ़ाई करने लगे, ठीक? तो कई सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों को नहीं पता होगा, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो अगर किसी को ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, तो क्वेश्चन मेरे भाई ईज़ी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन होमगार्ड में बनने के चांसेस है, ठीक है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की वर्तमान राजधानी लखनऊ कब बनी थी? तो ये कब बनी थी? तो ये 1935 में बनी थी। कब बनी थी? 1935 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा जो है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। इसके अलावा यूपी से एक क्वेश्चन और बनता है, राजकीय पुष्प पूछता है यूपी का। तो राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश जो है, ये यूपी का राजकीय पुष्प है, पलाश। पलाश याद रखिएगा, ये पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है राजकीय पुष्प, ठीक है? आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, ठीक है? 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी में भारत का चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो है, कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा। और वहीं छोटे राज्य की बात करें, सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, ठीक है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कानपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे या फिर उत्तर न देकर भारत का मैनचेस्टर पूछे, तब भी कानपुर को लगाइएगा, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कानपुर में एक चमड़ा अनुसंधान भी है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे आएगा, जब कभी आएगा तो आएगा। चमड़ा अनुसंधान, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है, ये जो है, ये कहाँ है? ये कानपुर में है, ठीक? ये इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर को घाटों या और मंदिरों का शहर कहते हैं? तो घाटों और मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? जो वाराणसी है, वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। वाराणसी जो है, ये यूपी की जो है सांस्कृतिक राजधानी भी है। सांस्कृतिक राजधानी जो है, ये यूपी की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था?
ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल कहाँ है दोस्तों? तो ये आगरा में है, आगरा में ताजमहल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। देखिए, हिंदी और उर्दू बोलने वाले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, इसी नाते उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी और उर्दू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ के जो लोग होंगे उनको पता होगा, अमाउसी, इसी को अमाउसी भी कहते हैं, अमाउसी हवाई अड्डा। ठीक, यहीं पर है लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यूपी में तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ है? तो ये मथुरा में है। कहाँ है रिफाइनरी? मथुरा में है। ठीक है, अगला है, अगला देखिए 12 नंबर का, नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ है? नरोरा जो है ये बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में है नरोरा। नरोरा से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है इसको आप लोग बताइएगा, और मैं कोशिश यही करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं आप लोग उसको कर ले जाएं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और लखीमपुर खीरी जो है ना, ये नेपाल से सीमा साझा करता है, नेपाल से। और नेपाल एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा देश है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो नेपाल से। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा होता है? तो नेपाल से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा, सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो है दोस्तों ये हापुड़ है। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। आप जो लोग पढ़े होंगे बचपन में कबीरदास हुआ, तो कबीरदास का जन्म वाराणसी में लहर तारा, लहर तारा का नाम सुने होंगे। 5 या 4th 6 के बुक में था ये चीज़, कबीरदास की जीवन परिचय, तो उसमें लिखा गया है लहर तारा वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी विषयों से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। ठीक है, पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? कितनी विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 403, कितनी? 403 सीटें हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में बात करें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। सर्वाधिक, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं यूपी में, 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी है? 31 सीटें हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जितने भी डाटा आपको दिया जा रहा है सब डाटा आप लोग याद रखिए, तभी आप लोग का एग्जाम में अच्छा खासा नंबर हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम पूछ लेता है, तो इनके बचपन का नाम मन्नू था या मणिकर्णिका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कौन सा है शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का? तो कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य से कई क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का हो जाता है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का पूछा जाता है कुचिपुड़ी। ठीक है, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली हो जाता है, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक, उत्तर प्रदेश का कथक हो गया। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाता है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, कथक पूछता है, भरतनाट्यम पूछता है, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी, ये सब जो है। सत्रिया भी पूछता है, सत्रिया कहाँ का? ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है, सत्रिया ये सबसे नवीन है और ये असम का है। कहाँ का है दोस्तों? असम का नृत्य है सत्रिया। तो जो भी क्वेश्चन बनने लायक है सब मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 21 का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया था? इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में एक दिन के अध्यक्ष थे, सिर्फ एक दिन, इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी उसी दिन के लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि चुना जाता है। ये उनमें से सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, तो जैसा भारत में मान्यता है कि जो सबसे वृद्ध रहता है प्रायोरिटी उसी को दिया जाता है ना, तो हमारे समाज की यही वो है। तो उस टाइम ये जो है संविधान सभा में सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध टाइप के थे, ठीक है। तो इनको जो है एक दिन के लिए अध्यक्ष बना दिए गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। इनको जब सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तब इनको बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है 23, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति। कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसे जो ड्राफ्टिंग कमेटी लिखा ना ये हिंदी में ऐसे लिख देता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का है या फिर प्रारूप समिति का है, दोनों के मतलब दोनों एक ही है। कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान से तात्पर्य क्या है? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसको हम लोग मूल संविधान कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। वर्तमान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आर्टिकल 17 में हो जाएगा। आर्टिकल 14 बहुत ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 14, ठीक है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, कि कानून के समक्ष सब समान रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और एक आर्टिकल और यहीं पे बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट होता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 14 हो जाता है, 17 हो जाता है, 19 हो जाता है, और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। और एक आर्टिकल हो जाता है 21 का, ठीक, 21 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो जितनी भी सारी चीजें बताया जाए वो आप लोग, अगर आपको नोट करना हो तो उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 21 का ए या 21 का, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता? तो मुख्य न्यायाधीश जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्या कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो ये 6 मंथ होना चाहिए। देखिए यही क्वेश्चन UPSI में पूछा गया था 14 वाली शिफ्ट में, ठीक है, 14 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन इजी है तो नहीं पूछ सकता, इजी, हार्ड, मॉडरेट सारे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, तो आप लोग तैयारी ऐसा कीजिए कि हो जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है, और इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शपथ, ये 60 में दिया गया है।
61 में इसके दिया गया महाभियोग और 72 में दिया गया है क्षमादान की शक्ति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति से रिलेटेड, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता? तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब की बार यूपी पेट में जो पेट का एग्जाम होता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम डिक्टो क्वेश्चन यही आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो 25 वर्ष होती है लोकसभा के लिए। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनना होगा और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति हुआ या राज्यपाल, तो इन दोनों के लिए कितना होता है? 35 वर्ष इन दोनों की आयु होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो मतदान की आयु थी ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब वर्तमान में कितना है? अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूरी करता है तो मत देने के लिए, वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो ये नागौर में लागू हुई थी, नागौर राजस्थान में। उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। ठीक है, तब जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी नागौर में, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है 243 आर्टिकल, यहाँ से स्टार्ट है ना, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में क्या नाम है उनका, जो कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, नाम बहुत अच्छा नाम उनका, ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये जो है ये वर्तमान में है, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, वो दोस्तों वो आर्टिकल 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक जो है वो वाला आर्टिकल 32 को ये जो है संविधान की आत्मा कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है। जवाहरलाल नेहरू मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को संविधान की आत्मा मानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपना मत देते हैं। तो उसी में BR अम्बेडकर का मानना था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो ये आर्टिकल 32 ये संविधान की आत्मा है। और अगर मोटी मोटा तौर पे देखा जाए तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि प्रस्तावना में ही, उद्देशिका में ही पूरा संविधान का पूरा सार जो है प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। रूस रहेगा या फिर USSR, सोवियत संघ रूस, अगर बाई चांस ऑप्शन में दे दिया तो सोवियत संघ रूस, तो तब भी कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व देखिए, जो नीति निर्देशक DPSP इसको कहते हैं, ये 36 से 51 तक है आर्टिकल में। और मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य ये जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, इसको 51 का में जोड़ा गया है। ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं थे मौलिक कर्तव्य, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो मौलिक कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य थे, ये संविधान में, मूल संविधान जो था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें ये नहीं था, ये बाद में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति
आयु क्या है, सेवानिवृत्ति की आयु क्या है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, तो 65 वर्ष है। कितना? 65 वर्ष है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, ये अगर अच्छा होगा तो आप लोग बताइएगा, जैसा भी रहेगा आगे और अच्छे क्वेश्चन लाया जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वित्त आयोग के बारे में किस में दिया गया है, तो 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। वित्त आयोग के बारे में 280 में दिया गया है। 41 सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, ये लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है। लोथल दोस्तों ये गुजरात में लोकेटेड है। कहाँ है? गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 42 देखिए, 42 क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन सा समाज? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही की गई थी। 43 क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम है, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान है। क्या है? वर्धमान इनके बचपन का नाम है। क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में दिया है। और पहले उपदेश को इनके क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है इसको। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था दोस्तों, सांची का स्तूप। अगला भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। जो समुद्रगुप्त था दोस्तों, ये समुद्रगुप्त ये बीड़ा बजाता था। इसके सिक्कों में इसको बीड़ा बजाते हुए देखा गया है। इसको संगीत प्रेमी बताया जाता है कि ये संगीत का प्रेमी था। संगीत प्रेमी इसको माना जाता है क्योंकि इसके सिक्कों में इसको बीड़ा बजाते हुए देखा गया है। सांची का स्तूप जो था ये अशोक ने बनवाया था। अशोक जो था ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है अशोक, बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को मानता था। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसी से इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला, फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था? तो जो फाह्यान था ये चीनी यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। फाह्यान किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। एक नाम और यही याद करिए, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? तो ह्वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। हर्षवर्धन के कार्यकाल में आता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की बेटी हैं। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है, बाबर विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर जीतता कैसे? बाबर एक तुगलुमा पद्धति, तुगलुमा, इसको याद रखिएगा, तुगलुमा पद्धति से ये युद्ध कर रहा था। इसके पास तोहफे थी, इस नाते बाबर जो है जीत जाता है। और बाबर से ही यहाँ पर मुगल अंपायर का शुरुआत होता है, मुगल काल का स्टार्ट होता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, आधा क्वेश्चन हम लोग का हो गया 50 वाला। 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, बाबरनामा का क्वेश्चन पूछता है, बाबरनामा, बाबरनामा बाबर ही ने किया था ना बाबरनामा का। ठीक, एक हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा का जो है ये गुलबदन बेगम ने किया था, गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की है हुमायूं नामा की। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि बाबर नामा को बाबर ने लिख दिया तो अकबर नामा भी अकबर लिखा है। तो अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा है, बाबर नामा बाबर ने खुद लिखा, और हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। अब देखिए आधा क्वेश्चन हो गया है, और अभी तक जो लोग वीडियो में बने हैं वो लोग समझ लीजिए हमारे असली सपोर्टर वही हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट ऐसे करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। इससे जो है ना, देखिए जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, जितना शेयर करेंगे। और आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत कर रहा हूँ, जितने भी हो सकता मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 वाला, देखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी भारत में। किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी, 11 मई 1857। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मैंने अभी बताया था कौन सा समाज था वो? आर्य समाज था। स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। एक समाज और याद रख कर लीजिए, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने, पांडुरंग जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एकदम एकदम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें कराता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनको और क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक को? लाल बाल पाल वाले हैं वही बाल गंगाधर तिलक इनको। हाँ, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसके किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता ये नहीं की है, किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं है बाल गंगाधर तिलक। इतने बड़े नेता हुए होते हुए भी इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। ठीक है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनेगा अगर बाई चांस तो कर ले जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है 56। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। 57 वाला देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और ये रद्द कब हुआ था? तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है, जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, दिल्ली दरबार, तो उसी में इसका जो था, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन मुख्य रूप से इसी नाते हुआ था कि फूट डालो राज करो। तो इसमें जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल करके जो बिहार उहार झारखंड छत्तीसगढ़ ये सब जो इलाका है ये सब बिहार बंगाल में ही आता था। ठीक है, तो इस नाते जो थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू को अलग करके फूट डालो और राज करो की नीति लगा रही थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1920 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर जो है यहाँ पर गोली चला देता है। ठीक, और इसी जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को। ठीक है,
डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था डायर को। ये क्वेश्चन बनता है, डायर को किसने मारा? ऊधम सिंह। ठीक है। और 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी की जांच के लिए एक हंटर आयोग भी आया था, हंटर कमीशन, जो इसकी जांच करने के लिए आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक है। इसमें लगभग 1000-1200 लोग जो थे इसमें मर गए थे। इस मतलब जो एक अमृतसर में जलियांवाला एक बाग है, स्थान है, तो वहां पर क्या हुआ था, जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट का नाम सुना होगा। रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। इसमें क्या था? इसमें था बिना वकील बिना दलील, बिना वकील बिना दलील वाला कानून था ये। मतलब काला कानून इसको कहते थे। जिसको जब मन करे तब उसको उठा लो, जिस बिना पूछताछ के किसी के घर में घुस जाओ, किसी का भी मतलब जिसके ऊपर आपको शक है उसको आप अंदर कर सकते थे। ये ब्रिटिश सरकार की ये कानून था, रॉलेट एक्ट। इसी का जो है ये लोग शांतिपूर्वक इसी के बारे में चर्चा हो रही थी। उसमें फिर डायर आता है, अपना निहत्थों के ऊपर पूरा गोली चलवा देता है। लगभग 1000-1200 लोग। डाटा जो है 1000-1200 का है, बट क्योंकि उस टाइम सरकार इनकी थी, सब चीज़ें इनकी थी। जो ये हंटर आयोग था इन्हीं के अंदर में आया था, तो जो हंटर आयोग ने डाटा दिया था तो लगभग इतना था, बट बहुत सारे लोग वहाँ पर मरे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। अच्छा, और नेतृत्व कौन करते थे इसके? सुभाष चंद्र बोस जो थे इसका नेतृत्व किए थे, और रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी भारत की है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और देवप्रयाग से इसको गंगा जाना जाता है। इसके पहले देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, तब जाकर इसको गंगा के नाम से यहाँ से जाना जाता है, देवप्रयाग के पास से। ठीक है। 2525 किलोमीटर गोमुख ग्लेशियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड महानदी पर बना है। किस पे? हीराकुंड महानदी पर। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। भारत के अगर बिंदुओं की बात करें तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, उत्तरी बिंदु जो है उसको इंदिरा काल कहते हैं, इंदिरा काल। ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु को। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी को किबिथु कहते हैं। किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी को गुहार मोता ये कहते हैं, ये गुजरात में है। ठीक है। तो चारों बिंदु आप लोगों को पता रहना चाहिए। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु को किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु को गुहार मोता कहा जाता है। ठीक है। चारों का नाम पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये तो राजस्थान, ऊपर मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ये भी आप लोगों को बताना है। पूरा वीडियो देखिएगा इसी नाते। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन अस्टीन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ये 8848 मीटर। ठीक है। ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसको आप लोग बताइए। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है पृथ्वी पर, इसी नाते इसको नीला ग्रह कहा जाता है।
नेक्स्ट 67, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%, इसके बाद ऑक्सीजन होती है 21% और उसके बाद अन्य गैसें हैं। ठीक है, ये वायुमंडल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर, राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा, असम की राजधानी दिसपुर है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम ही है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। उसके बाद आता है सफेद क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो सफेद क्रांति है दुग्ध उत्पादन से है। अगर हम लोग नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली से है, मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से सफेद हो गया। उसके बाद हरित क्रांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, तो ये सारी क्रांतियां जो है, क्रांतियों का एक पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप लोग उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागड़ा नांगल बांध, अच्छा भागड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? तो ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है भागड़ा नांगल बांध। एक चीज था, क्या था? सतलुज नदी से, ठीक है बताएंगे बाद में, भी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, ये भी याद रखिएगा। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ वाला, ये तो सबको याद है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ट्रिक से बता दे रहा हूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ना, मित्र पर गमछा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा यार, मित्र पर गामाछा, झारखंड छूट गया। ठीक, झारखंड। ठीक है, ट्रिक है, बचपन से याद है तो वही वाला, मित्र पर गमछा झार, मतलब ये मैं सीक्वेंस से बताने का ट्राई कर रहा था बट बीच में कंफ्यूजन हो गया, झारखंड छूट गया। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद उधर के मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब है, तो इसको याद रखिएगा। 8 राज्य हैं, 8 से होता है। हाँ, और अगर तटीय राज्य पूछे कि भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से होती है, तो ये 9 राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं। और सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश से लगाता है भारत, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा, और सबसे छोटी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान से लगाता है, अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। महासागर, प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, 75 वाला देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 वाला देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी को जायरे भी कहते हैं, जायरे नदी भी इसको कहते हैं। भूमध्य रेखा से तात्पर्य होता है दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो बीच से जाती है। इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, और इसको और क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या है कहिए, चाहे 0 डिग्री अक्षांश कहिए, चाहे विषुवत रेखा कहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 वाला, जापान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका जो है ये जापान का मैनचेस्टर हो जाता है। 78, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से। 79 वाला देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश सबसे किनारे हैं, तो ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर जो है दोस्तों ये एशियाई शेरों के लिए, किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव ज्यादा पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 81 नंबर वाला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला है 82। देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया था? तो मधुमेह में किया था इंसुलिन, डायबिटीज में। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमाने में। रतौंधी के लिए विटामिन ए, रतौंधी में विटामिन ए, बेरी बेरी में विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी, तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वाला। 84 में क्या है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां, और वहीं बच्चों में अगर बात करें तो 213 हड्डियां होती हैं बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस का नाम। तो लाफिंग गैस का नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O ना, NO2 जो भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड है हंसाने वाली गैस, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 86। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? जो पेंसिल में आप लोग देखते हैं पतला सा ऐसा पड़ा रहता है, वो किसकी रहती है? तो ग्रेफाइट की रहती है दोस्तों। किसकी रहती है? ग्रेफाइट की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है 88 वाला, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, हल्का होता है, हल्का सा क्षारीय होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है रक्त का पीएच मान। कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है। 89, विटामिन ए की कमी से, वही रतौंधी रोग। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा था? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये मटर के पौधे पर प्रयोग करते हैं, आनुवंशिकता का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, 91, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। जो विटामिन डी जो है ये किससे मिलता है? ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हड्डियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, धन की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो धन की चाल जो होती है ठोस में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इस्पात में लोहे में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ठोस में। नेक्स्ट है 93, सबसे कठोर तत्व कौन सा? तो हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। हाँ, एक चीज और, जो कमरे के तापमान पर, कमरे के ताप पर भी नॉर्मल रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पारा कहते हैं। पारा जो होता है ना, ये कमरे के तापमान पर भी ये द्रव अवस्था में रहता है। किसमें रहता है? द्रव में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के। अलिंद होता है, और क्या होता है? एक होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, और साइंस इतना तैयार नहीं है मेरा, कठिन लगता है मुझको साइंस। ठीक है, अलिंद होता है, और जाने दीजिए, याद नहीं आ रहा है, दिमाग में है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बट मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब होता नहीं कभी कभी कि चीजें याद रहती हैं बट उसको शब्द नहीं आते हैं मुंह पर कि कैसे बोलूं उसको। हाँ, दाएं अलिंद और वलय होता है ना। 95 वाला देखिए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या होता है? पीतल होता है, Cu और Zn का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 97, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। एलपीजी का संकट देख रहे होंगे, एलपीजी के लिए कैसे लाइन लगाना पड़ा, और जो लोग बाहर हैं वो लोग तो बहुत परेशान हैं हमारी तरह। गैस सब लोग खत्म हो जाती है, और गैस भी नहीं मिलता है इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 वाला, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर एक होता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा? इससे आर्द्रता मापी जाती है, वायु में आर्द्रता कितनी है इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है 99,
विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो हो जाता है ये विद्युत धारा का हो जाता है। बात करें जूल कार्य या ऊर्जा का होता है, एसआई यूनिट है। उसके बाद न्यूटन जो है ये बल का होता है, एसआई यूनिट। और पास्कल जो है ये दोस्तों ये दाब का होता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व है पृथ्वी पर। कुल टोटल 118 तत्वों की खोज हुई है अभी तक, 118 तत्व, जिसमें हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पूरे 100 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हम लोग साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, यूपी जीके वगैरह वगैरह, स्टैटिक जीके, जितने भी सारी चीज़ें थी सबको हम लोगों ने देखा। वीडियो कैसा लगा है इसको आप लोग बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और कल भी इसी तरीके से हम लोग 100 क्वेश्चनों को फोड़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।